हिटलर की कहानी अक्सर वहां से शुरू होती है जहां से वो पूरी दुनिया का दुश्मन बन चुका था। युद्ध, नफरत, गैस चेम्बर्स और लाखों यहूदियों की मौत। लेकिन उसकी असली कहानी शायद वहां से शुरू नहीं होती है। कहते हैं कि हर बच्चा मासूम पैदा होता है, लेकिन क्या हर मासूम हमेशा मासूम ही रहता है? सोचिए, यूरोप के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा बैठा है, घंटों तक कागज पर घर, चर्च और पहाड़ों की तस्वीरें बनाता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यही बच्चा एक दिन अडोल्फ हिटलर के नाम से इतिहास के सबसे डरावने अध्यायों में लिखा जाएगा। इस वीडियो में हम उसी शुरुआत को समझने की कोशिश करेंगे, हिटलर को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि उसकी कहानी सच में शुरू कहां से होती है। 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ नाम के कस्बे में अडोल्फ का जन्म हुआ। उसका घर बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन घर के अंदर दो अलग दुनिया टकराती थी। एक तरफ था उसका पिता अलोइस हिटलर, बेहद सख्त, गुस्सैल और हुक्म चलाने वाला आदमी। दूसरी तरफ थी क्लारा हिटलर, उसकी माँ, जिसकी गोद एडोल्फ के लिए इस दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह था। अडोल्फ के 3 सगे भाई बहनों की डेथ बचपन में ही हो गई, इसलिए उसकी माँ उसे और उसकी छोटी बहन पौला को अपने दिल के बेहद करीब रखती थी। लेकिन अडोल्फ के बचपन में प्यार से ज्यादा डर था। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करे, यूनिफॉर्म पहने। लेकिन छोटा अडोल्फ अलग था। उसे जंगलों में घूमना पसंद था, उसे पेंटिंग्स बनाना पसंद था, और अगर वो हिम्मत करके अपने पिता से कहता कि मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, तो उसी रात उसकी बेल्ट और डंडों से पिटाई होती। हिटलर ने बाद में लिखा, मैं हर सुबह इस डर के साथ उठता था कि आज पिता की मार किस बात पर पड़ेगी। इसके उलट जब वो अपने माँ क्लारा के साथ होता तो उसकी दुनिया कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा शांत हो जाती। उसकी माँ उसकी पेंटिंग्स को संभाल कर रखती, उसके सिर पर हाथ फेरती और उससे कहती कि अडोल्फ, तुम्हें टैलेंट है। स्कूल में अडोल्फ कोई टॉपर नहीं था। मैथ्स और साइंस से उसको नफरत थी। हिस्ट्री, लिटरेचर और पेंटिंग्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था। वो अपनी क्लास के बच्चों का नेता बनना चाहता था, पर दोस्त बहुत कम थे। टीचर कहते थे कि तुम्हें इमेजिनेशन तो है, लेकिन डिसिप्लिन की कमी है। साल 1903, जब अडोल्फ सिर्फ 14 साल का था, उसके पिता अलोइस की अचानक मौत हो गई। घर दुख में डूब गया, लेकिन अडोल्फ के अंदर एक अजीब सी राहत थी, क्योंकि अब उसके सपनों पर डांटने वाला कोई नहीं था, अब उस पर हिंसा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जिंदगी आसान हो गई। पिता के जाने के बाद उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी। वो घर पर रहता, किताबें पढ़ता, ड्राइंग्स बनाता और धीरे धीरे समाज से कटता चला गया। 1907 में अडोल्फ ने माँ की इजाजत लेकर वियना के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए ड्राइंग्स जमा की। उसका दिल धड़क रहा था, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन नतीजा आया रिजेक्शन। और एकेडमी वालों ने ये कारण दिया कि तुम चर्च और इमारतों की ड्राइंग्स तो अच्छी बनाते हो, लेकिन तुम्हारे पेंटिंग्स में इंसानों की कमी है, ह्यूमन इमोशंस की कमी है। इस रिजेक्शन से वो टूट गया, लेकिन किस्मत ने सबसे बड़ा वार तो अभी किया ही नहीं था। इस रिजेक्शन से भी बड़ा तूफान उसकी जिंदगी में तब आया जब उसकी माँ क्लारा को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अडोल्फ की मानो दुनिया ही पलट गई। हिटलर पूरी रात माँ के पास बैठता, उनका हाथ पकड़कर कहानियां सुनता, रातों को जागकर उनकी सेवा करता। 21 दिसंबर 1907, जब अडोल्फ सिर्फ 18 साल का था, अडोल्फ ने अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था जब उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। ये वो पल था जब अडोल्फ पूरी तरीके से बिखर गया। ऐसा माना जाता है कि अडोल्फ हिटलर ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी को सच्चे दिल से चाहा तो वो थी उसकी माँ। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद ही अडोल्फ वियना चला गया, एक सूटकेस, कुछ पेंटिंग्स और अंदर एक खालीपन लेकर के। पहली बार वो अकेला था, बिना परिवार, बिना पैसों के। वो सड़कों पर भटकता, सस्ते कमरों में रहता, कभी कभी होमलेस शेल्टर्स में रातें गुजारता। वियना उस समय का कल्चरल कैपिटल था, वो शहर जहाँ बड़े बड़े कलाकार बनते थे, जहाँ संगीत, आर्किटेक्चर और कला की धड़कन सुनाई देती थी। लेकिन यही वियना दो चेहरों वाला शहर भी था। एक तरफ जहाँ चमकदार इमारतें, अमीर लोग, आलीशान कैफे, वहीं दूसरी तरफ गरीबी, बेरोजगारी और हजारों लोग जो भूखे, बेघर और टूटे हुए थे। हिटलर भी उन्हीं में से एक बनने जा रहा था। वो शुरू में अपने बचे हुए पैसों से एक कमरा किराए पर लेता है, सुबह सुबह किसी कैफे में बैठकर अखबार पढ़ता, फिर अपने स्केच लेकर एकेडमी के बाहर खड़े रहता। शायद कोई देख ले, शायद कोई कह दे कि यू हैव टैलेंट। लेकिन वियना के सड़कों को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1908 में उसने दूसरी बार आर्ट्स स्कूल में एडमिशन के लिए अपनी ड्राइंग्स भेजी, पर इस बार उसे इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया गया। उसके हाथ में फिर से एक रिजेक्शन लेटर था और दिल में एक जलती हुई चुप्पी। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। उसके पास न ही कोई डिग्री थी और न ही कोई नौकरी। वो शहर के उन हिस्सों में पहुंच गया था जहाँ गरीब, मजदूर, बेरोजगार और बेघर लोग रातें गुजारते थे। वो एक मेंस हॉस्टल में रहने लगा। यही वो जगह थी जहाँ पर उसने पहली बार देखा
कि दुनिया न्याय पर नहीं, पैसों और ताकत पर चलती है। वो घंटों तक लाइब्रेरीज में बैठकर किताबें पढ़ता, जर्मन हिस्ट्री, नेशनलिज्म, आर्किटेक्चर, और ये सोचते हुए कि आखिर उसकी जिंदगी ने उसका साथ क्यों नहीं लिया। उसने समाज में इनइक्वालिटी देखी और धीरे धीरे उसके अंदर एक गुस्सा पनपने लगा। इसी दौर में उसके अंदर दो बड़ी चीजें जन्म लेती है। एक ये विश्वास कि उसे समाज ने गलत समझा है, और दूसरी धीरे धीरे पनपती नफरत। ये नफरत तुरंत यहूदियों के खिलाफ नहीं थी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि हिटलर बचपन से ही ज्यूज विरोधी था, लेकिन सच तो यह है कि वियना एक ऐसा शहर था जहां ज्यूज के खिलाफ नफरत हवा में तैरता था। अखबार, राजनीति, आसपास के लोग ये सब ज्यूज को समस्याओं का वजह बताते थे। अखबारों में बार बार हेडलाइंस आती, ज्यूज आर टेकिंग जॉब्स, ज्यूज कंट्रोल्स मनी, ज्यूज आर डिस्ट्रॉइंग आवर कल्चर। उस समय वियना के मेयर कार्ल ल्यूगर ओपनली यहूदी विरोधी भाषण देते थे। हिटलर कभी कभी उनकी रैलीज भी सुनने जाते थे। शुरू में उन्होंने खुद कहा कि मैं ज्यूज को ऐसे देखता हूँ जैसे बाकी के नागरिक, लेकिन गरीबी, रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन ने उनका नजरिया धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। उनके दिमाग में ये धीरे धीरे थॉट बैठने लगा कि शायद मेरी हार, मेरी गरीबी, मेरी बदकिस्मती सिर्फ मेरी वजह से नहीं है। उसने अपने फेलियर्स का दोष यहूदियों और इमिग्रेंट्स पर डालना शुरू किया। 1913 में उसके पास दो ही चीजें बची थी, एक टूटी हुई सूटकेस और दूसरा टूटा हुआ ईगो। तभी उसे खबर मिलती है कि जर्मन आर्मी यंग वॉलंटियर्स को ले रही है। उसे लगा अब ये मेरा मौका है, शायद जिंदगी मुझे कहीं तो एक्सेप्ट कर ले, और वो वियना छोड़कर जर्मनी चला गया। और यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जहां आर्ट की जगह यूनिफॉर्म ने ले ली, पेंटिंग ब्रश की जगह बंदूकों ने ले ली, और सपनों की जगह नाज़ी विचारधाराओं ने ले ली। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का जर्मनी के मिलिट्री कैंप से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर बनता है, कैसे प्रोपेगेंडा और मीडिया को कंट्रोल करके उसने लाखों लोगों को अपने इशारों पे नचाया, कैसे उसने वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दी, और आखिर कैसे उसकी नफरत ने लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।